आप देख रहे हैं न्यूज़ 18। आपके साथ मैं हूं कंचन डोगरा नेगी। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। विधान परिषद चुनाव से आती हुई बड़ी अपडेट, जिसके लिए आज बीजेपी के एमएलसी उम्मीदवार नामांकन करने वाले हैं। अब से थोड़ी ही देर के बाद बीजेपी के सभी प्रत्याशियों का नामांकन होगा। इस मौके पर सीएम योगी भी उनके साथ मौजूद रहेंगे। नामांकन से पहले सभी उम्मीदवार पार्टी मुख्यालय पहुंच रहे हैं, तो एक एक करके तमाम चेहरे आपको दिखाएंगे जो कि पार्टी मुख्यालय पहुंच रहे हैं। इसके बाद विधानसभा जाकर नामांकन करेंगे। आपको बताएंगे डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, नरेंद्र कश्यप, दानिश आजाद, अंसारी, जेपीएस राठौर समेत 7 मंत्रियों को टिकट मिला है। तो देखिए, भारतीय जनता पार्टी की केंद्रीय चुनाव समिति ने उत्तर प्रदेश में आगामी विधान परिषद 2022 के चुनाव के लिए 9 नामों की घोषणा कर दी है। अब से थोड़ी ही देर के बाद आपको लिए चलेंगे यहां पर नामांकन की प्रक्रिया के दौरान, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मौजूद रहेंगे। हम आपको बताएं कि नामांकन से पहले पार्टी के तमाम बड़े नेता और एमएलसी उम्मीदवार प्रदेश बीजेपी दफ्तर पहुंचे। न्यूज़ 18 ने इनसे खास बातचीत की है, देखिए। पार्टी के सभी प्रत्याशियों का नॉमिनेशन है और हम सब लोग ईश्वर का आशीर्वाद लेकर के नॉमिनेशन करने जा रहे हैं। समाजवादी पार्टी में फूट की स्थिति दिखाई दे रही है, जिस तरीके से वो सपा अपने बुने जाल में उलझ करके रह गई है और वो एक डूबता जहाज है। सब लोग धीरे धीरे उतर लेंगे। के लिए पहुंचे हैं आप, इस पर पहली प्रतिक्रिया क्या होगी? मैं पार्टी नेतृत्व के प्रति हृदय से आभार प्रकट करता हूं, माननीय प्रधानमंत्री जी के प्रति, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के प्रति, माननीय गृह मंत्री जी के प्रति, माननीय रक्षा मंत्री जी के प्रति और संसदीय बोर्ड के सभी माननीय सदस्यों के प्रति, जिन्होंने फिर से मौका दिया है। एमएलसी के चुनाव को लेकर अखिलेश यादव की पार्टी में दो फाड़ हो गए हैं। अब राजभर अलग कह रहे हैं कि परिषद जाना चाहिए था उनको, और एक छोटे दल पार्टी एक डूबता हुआ जहाज है और उस डूबते हुए जहाज में कौन बैठना चाहेगा, डूब जाएगा। राष्ट्रीय टीम को बधाई देते हैं, एक अच्छी टीम का चयन हुआ है और लोगों में उत्साह भी, उमंग भी है। सर, बड़ी खबर यह कि कल अखिलेश यादव की ओर से, समाजवादी पार्टी की ओर से अगर बात की जाए तो नॉमिनेशन के वक्त राजभर की पार्टी ने विद्रोह कर दिया और ये कहा कि उनको परिषद भेजना चाहिए था। यानी कि समाजवादी पार्टी में फूट की स्थिति दिखाई दे रही है परिषद को लेकर। सपा कोई दल है, वंशवाद की पार्टी है, तो उनके बारे में क्या बात करना। मैं अपने शीर्ष नेतृत्व को आभार व्यक्त करना चाहूँगा कि उन्होंने मुझ जैसे एक युवा कार्यकर्ता को जनता की सेवा करने का अवसर दिया और हम सब मिलके पूरी निष्ठा से, मेहनत से और लगन से हम लोग आम जनमानस की सेवा करेंगे। और माननीय हमारे जो प्रधानमंत्री जी हैं, हमारे मुख्यमंत्री जी हैं और पार्टी के शीर्ष नेतृत्व, इनका जो है कि सबका साथ सबका विकास, इस एजेंडे को हम और आगे ले जाने का काम करेंगे। चुनौती भी है साथ में, 2024 के पहले माहौल बनाना, पार्टी के कामकाज को आगे लेके जाना, क्या कहेंगे? देखिए, आज जिस तरीके से हमारी सरकार और हमारा संगठन काम कर रहा है, आम जनमानस में एक विश्वास आया है। इसीलिए लगातार हमको आम जनमानस का आशीर्वाद मिल रहा है। हर चुनाव हम जीत रहे हैं और 2024 हो या आगे भी चुनाव हो, हम ऐसे ही सेवा भाव से कार्य करेंगे और जनता के विश्वास से जीत हासिल करेंगे। जेपीएस राठौर जी हमारे साथ बात करने के लिए जुड़ गए हैं। पहले पार्टी ने इनको मंत्री बनाया, उसके बाद आज विधान परिषद के लिए नॉमिनेशन है इनका। सर, पहली प्रतिक्रिया क्या होगी? पार्टी ने बड़ा मौका दिया, पहले मंत्री का पद दिया, अब विधान परिषद। ऐसा है कि भारतीय जनता पार्टी में मैं एक कार्यकर्ता हूं और कार्यकर्ता के नाते पार्टी जो भी जिम्मेदारी देती है उसका पूरी तरीके से कोशिश करता हूं निर्वाह करूं। और पार्टी ने जो जिम्मेदारी दी है एमएलसी के रूप में, मेरे समेत 9 लोग जाने वाले हैं। बाकी सभी लोगों को भी मैं आज के दिन बधाई देना चाहता हूं। केंद्रीय नेतृत्व, प्रदेश नेतृत्व का आभार व्यक्त करना चाहता हूं जो इन्होंने हमको अवसर दिया है। सभी प्रदेश के कार्यकर्ताओं का हृदय से धन्यवाद देना। कितने बजे नॉमिनेशन होगा? कौन कौन लोगों की मौजूदगी वहां पर होगी? अभी 10:30 बजे यहाँ से पार्टी कार्यालय से हम लोग निकलेंगे और 11 बजे माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय प्रदेश अध्यक्ष की मौजूदगी में 9 लोग। तो आप तस्वीरें देख रहे हैं, आपके सामने तस्वीरें केशव प्रसाद मौर्य की हैं। उत्तर प्रदेश डिप्टी चलती रही मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य। और अब यहाँ पर इस समय आप देखिए, कार्यकर्ताओं को आगे बढ़ाने का काम करती है, चाहे लोकसभा चुनाव हो, चाहे विधानसभा चुनाव हो, चाहे विधान परिषद के चुनाव हो, या जो भी सरकार। और अब आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं केशव प्रसाद मौर्य, इस समय तस्वीरों में देखे जा सकते हैं। हमारे साथ अनामिका मौजूद है इस समय ग्राउंड जीरो से। सीधे रुक करते हैं अनामिका की तरफ। अनामिका, सबसे एक सवाल जब आपने कॉमन पूछा कि समाजवादी पार्टी के अंदर फूट पड़ चुकी है, एक स्वर में बीजेपी के तमाम दिग्गजों ने कहा कि पार्टी का अस्तित्व खत्म ही हो चुका है, अब कुछ बचा नहीं है। हम देख रहे हैं कि नामांकन के लिए यहाँ पर तमाम दिग्गज पहुंच चुके हैं और केशव प्रसाद मौर्य साफ तौर पर तस्वीरों में देखे जा सकते हैं। चौधरी जी हमारे साथ यहाँ पर बात करने के लिए मौजूद है। भूपेन्द्र चौधरी जी, आपको पार्टी ने मौका दिया है, पहले मंत्री पद की शपथ ली आपने, आज विधान परिषद नॉमिनेशन के लिए जा रहे हैं, क्या कहेंगे?
भारतीय जनता पार्टी के मैं नेतृत्व का, प्रधानमंत्री जी का, माननीय गृह मंत्री जी का, अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का, सभी नेतृत्व का, अपने प्रदेश के नेतृत्व के प्रति आभारी हूँ कि मुझ जैसे कार्यकर्ता को दोबारा सरकार में काम करने का अवसर दिया है। पहले मंत्री बनाया, अब MLC बनाया, और ये कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी में हमारे विचार की और हमारे कार्यकर्ता की ताकत का परिचायक है, क्योंकि भाजपा में कार्यकर्ता आगे बढ़ रहे हैं। परिवार के लिए कोई सीट आरक्षित नहीं है, कार्यकर्ता के लिए आरक्षित है। आरक्षण कार्यकर्ता के लिए, इस बात का ये संदेश है। समाजवादी पार्टी में फूट की स्थिति दिखाई दी थी जब परिषद के लिए नॉमिनेशन के लिए कैंडिडेट्स का ऐलान किया गया, तो प्रकाश राजभर की पार्टी की ओर से विरोध के स्वर आए कि परिषद क्यों नहीं भेजा गया। क्या लगता है आपको कि समाजवादी पार्टी चुनाव के बाद से गठबंधन वाली जो पार्टियां हैं वो दबाव बना रही हैं? ये अनैतिक गठबंधन था, कोई वैचारिक गठबंधन था नहीं। अब चुनाव लड़ लिए, हार लिए, तो आपस में बंटवारे को लेकर झगड़े इनमें होने हैं। अखिलेश को पहले अपना परिवार संभालना है, फिर अपने गठबंधन को संभालना है। हमसे बाद में तो लड़ेंगे, और जय जयकार हो रही है। 2024 में सारी सीटें भाजपा जीतेगी। भूपेंद्र चौधरी जी हैं जो यहाँ से देखिए नॉमिनेशन करने के लिए निकल रहे हैं। पार्टी मुख्यालय से लगभग जो सभी मेंबर्स हैं, जो कैंडिडेट्स हैं, वो यहाँ से निकल चुके हैं, और बीजेपी मुख्यालय से अब सभी, चूंकि बीजेपी मुख्यालय के ठीक सामने ही जो गेट नंबर 1 है विधानसभा का, वहीं से सबकी एंट्री होनी है। लिहाजा अब धीरे धीरे करके ये देखिए, अब बीजेपी मुख्यालय के अंदर का जो नजारा मैं दिखा दूं एक बार आपको। पहले सभी प्रत्याशियों को बीजेपी मुख्यालय पर बुलाया गया, उसके बाद सभी का स्वागत अभिनंदन करने के बाद देख सकते हैं आपकी जो विधान भवन है, गेट नंबर 1, यहीं से सभी की एंट्री होनी है विधानसभा के अंदर, और वहीं पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी में सभी प्रत्याशियों को नामांकन करना है। बड़ी खबर यह है कि इस बीच जो एक और प्रत्याशी नरेंद्र कश्यप, जो कि सरकार में मंत्री भी हैं, वो चूंकि कोरोना पॉजिटिव है, लिहाजा उनकी मौजूदगी नहीं होगी। उनके स्थान पे जो उनके प्रस्तावक है वो डॉक्यूमेंट सबमिट करेंगे नॉमिनेशन के लिए। तो देखिए एक एक करके जो गाड़ियां हैं वो बीजेपी मुख्यालय से निकल रही हैं, हालांकि बहुत लंबा डिस्टेंस नहीं है, इसीलिए ढोल नगाड़े की थाप पर जो सभी प्रत्याशी पहले बीजेपी मुख्यालय पहुंचे, और अब एक एक करके देखिए विधान भवन का गेट नंबर 1 जो देख रहे हैं आप, यहीं से सभी की एंट्री होनी है, और सभी अब जाएंगे उस हॉल में जहां पर नॉमिनेशन की जो प्रक्रिया है अब वो शुरू होनी है। कंचन, ठीक है अनामिका, तस्वीरें हम लगातार दिखा रहे हैं और बिल्कुल दिखा सकते हैं, गहमा गहमी का माहौल इस समय बना हुआ है। और खास बात यह है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी अब से थोड़ी देर के बाद कैमरे पर नजर आने वाले हैं। इस समय उनकी मौजूदगी वहां पर है, लेकिन आपको बता रहे हैं नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो चुके हैं। यहाँ पर उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य मौजूद हैं। 9 प्रत्याशियों की सूची में उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के साथ कुल मिलाकर 7 मंत्रियों के नाम पहले से ही तय हो चुके थे, जिसमें केशव प्रसाद मौर्य के अलावा पंचायती राज मंत्री भूपेंद्र चौधरी का परिषद में कार्यकाल जो खत्म हो रहा है, आपने देखा मेरी सहयोगी अनामिका उनसे बातचीत भी कर रही थी। जबकि सहकारिता मंत्री JPS राठौर भी इस समय वहां मौजूद हैं। पिछड़ा वर्ग कल्याण एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण मंत्री नरेंद्र कश्यप, संसदीय कार्य एवं औद्योगिक विकास राज्य मंत्री जसवंत सिंह सैनी, अल्पसंख्यक कल्याण राज्य मंत्री दानिश आजाद अंसारी और आयुष खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन मंत्री दयाशंकर मिश्र दयालु भी इस समय मौजूद हैं यहाँ पर, जो कि नामांकन दाखिल कर रहे हैं। आपको दिखा रहे हैं हम इस समय तस्वीरें, जहां पर आप देखिए गहमा गहमी का माहौल बना है, और ये आज का बहुत बड़ा दिन है पार्टी के लिए। ब्रजेश पाठक भी पहुंचे हुए हैं पार्टी दफ्तर में। यहाँ पर तमाम दिग्गजों की, बीजेपी कद्दावर नेताओं की, कद्दावर चेहरों की मौजूदगी इस समय है। हमारी सहयोगी अनामिका लगातार बनी हुई है ग्राउंड जीरो से, एक बार फिर से उनसे बातचीत करने की कोशिश करते हैं। अनामिका, भीड़ बहुत है, मेरी आवाज अगर आप तक पहुंच रही होगी तो आपसे जानना चाहेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कब तक नजर आएंगे कैमरे में? अनामिका तक मेरी आवाज नहीं पहुंची, लेकिन आप तस्वीरें आप देख रहे हैं इस समय। यहाँ पर डिप्टी CM आप देख सकते हैं, केशव प्रसाद मौर्य, ब्रजेश पाठक तस्वीरों में देखी गई और तमाम मीडिया वालों के सामने अनामिका विक्ट्री शो करी है दोनों उप मुख्यमंत्रियों ने। देखिए दोनों उप मुख्यमंत्री में से एक जो केशव मौर्य है वो खुद आज नॉमिनेशन कर रहे हैं, और चूंकि वो चुनाव हार गए थे, एक बार पार्टी ने फिर से उनको सदन में भेजा है विधान परिषद के जरिए। और देखिए यहाँ पे जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं वो विधान भवन का जो मुख्य द्वार है, पोर्टिको, वहां से अंदर जाते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि जो मेन हॉल है जहां पे नॉमिनेशन होना है, वहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की भी मौजूदगी होगी, वो डायरेक्टली वहीं पर पहुंच रहे हैं। लेकिन इस गेट नंबर 1 से होते हुए, पोर्टिको से होते हुए तमाम प्रत्याशी अंदर जाते नजर आ रहे हैं। हालांकि इनका मोराल बूस्टअप करने के लिए जो बाकी मंत्री हैं उनकी भी मौजूदगी यहाँ पे, ब्रजेश पाठक भी यहाँ पहुंचे हुए हैं, प्रदेश अध्यक्ष से लेकर के तमाम जो बाकी मंत्री हैं वो भी यहाँ पर उनको इन्वाइट किया गया था, यानी कि वो मोराल
मोरल बूस्टअप करने के लिए है। देखिए, अब विधान परिषद में बीजेपी का बहुमत होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। जिस तरीके से 2017 के चुनाव के बाद से अगर देखा जाए तो हर परिषद के चुनाव में या राज्यसभा के चुनाव में बीजेपी का जो ग्राफ है वो बढ़ता चला गया है। ऐसे में ये जो 9 सीटें हैं ये बहुत ही आराम से बीजेपी जीत रही है। और इसके बाद जो तस्वीर होगी सदन के भीतर की विधान परिषद में, वहां पर भी बीजेपी का बहुमत होगा। यानी कि जो तस्वीर जो दिखती थी समाजवादी पार्टी के लिए बहुमत की, अब वो दिखाई देगी बीजेपी के लिए। तो ऐसे में ये बड़ी तस्वीर भी होगी, बड़ी खबर भी होगी, और कम से कम ये भी दिखाई देगा यहाँ पर कि संख्या बल के आधार पर अगर देखा जाए तो बीजेपी परिषद में भी ज्यादा अग्रेसिव होगी और ज्यादा मजबूत दिखाई देगी। मैं विधानसभा के अंदर ही मूवमेंट है मेरा, देख सकते हैं आप किस तरीके से यहाँ पर जो है अब जो उस हॉल में जाने की तरफ कार्यकर्ता आगे बढ़ रहे हैं जहाँ पे नॉमिनेशन होना है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह की भी मौजूदगी है और वो पहले ही कह चुके हैं कि किस तरीके से अब विधान परिषद में बीजेपी का जो ताकत है अब वो नजर आएगा। हालांकि समाजवादी पार्टी ये बिल्कुल अनामिका जो तस्वीरें आप हमारे दर्शकों तक पहुंचा रही हैं, दो कैमरों से हम तस्वीरें दिखा रहे हैं, कैमरा नंबर 1, कैमरा नंबर 2। ये अंदर की तस्वीरें जहां पर आप इस समय मौजूद है, बाहर की तस्वीरें भी हैं जहां पर भी कैमरा लगा है। और देखिए बाहर अंदर दोनों तरफ यहां पर भारी भड़कम भीड़ है। अनामिका, ये जो एकजुटता है समाजवादी पार्टी को रास नहीं आ रही होगी। आपने तमाम दिग्गजों से जो एक सवाल पूछा कि पार्टी के अंदर फूट पड़ चुकी है, तो सबने एक सुर में कहा कि पार्टी अपने अस्तित्व खोने की कगार पर पहुंच चुकी है। मैं लौटूंगी आपके पास, हमारे साथ मोहम्मद शबाब भी इस समय मौजूद हैं। मोहम्मद शबाब, आप अंदर इस समय मौजूद है, क्या हलचल बनी हुई है? तस्वीरें दिखाइए हमारे दर्शकों को। बिल्कुल, देखिए नामांकन की प्रक्रिया जो है वो बस अब से थोड़ी देर के बाद शुरू होने वाली है। टंडन हॉल में मैं मौजूद हूं जहां पर नामांकन की प्रक्रिया होनी है। विधानसभा के विशेष सचिव इस समय विधान भवन में मौजूद हैं। सारी ऑफिसर्स की तैयारियां पूरी हैं, मार्शल्स आ चुके हैं और मेरे कैमरामैन आपको जगह दिखाएंगे जहां से अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अब से थोड़ी देर के बाद अंदर आएंगे और वहाँ के ये एंट्री है जहाँ से मुख्यमंत्री के साथ में वो तमाम प्रत्याशी मौजूद रहेंगे जो अपना अपना नामांकन करेंगे। इसके साथ ही उनका मोराल बूस्ट करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के जो तमाम वरिष्ठ नेता हैं, जो दिग्गज हैं, वो मौजूद रहेंगे। देखिए वीवीआईपीज़ जो एंट्री है वहाँ से तमाम नेताओं का आना शुरू हो चुका है और जिस तरीके से 9 प्रत्याशियों का आज नामांकन है, उन 9 प्रत्याशियों का जिक्र हम लगातार कर रहे हैं। हम लगातार बता रहे हैं कि किस तरह से केशव प्रसाद मौर्य, चौधरी भूपेंद्र सिंह, दयाशंकर मिश्र, जेपीएस राठौर, नरेंद्र कश्यप, जसवंत सैनी, दानिश आजाद अंसारी, ये तो वो नाम हैं जो मंत्री हैं। इनके अलावा बनवारी लाल धोरे और मुकेश शर्मा को जो मौका दिया गया है वो ये बताता है कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी जो है वो बहुत एक्टिव मोड पर और बहुत एग्रेसिव मोड पर जो है वो चीज़ों को हैंडल कर रही है। टोटल 13 सीटों के लिए नॉमिनेशन है। आज नॉमिनेशन का लास्ट डे है। 9 जून दोपहर 3 बजे तक नामांकन हो सकेगा, लिहाजा 11 बजे का वक्त दिया गया था और अब से थोड़ी देर के बाद जो वीवीआईपीज़ हैं उनका आना जो है वो शुरू हो जाएगा। इसी दरवाजे से जो है तमाम लोगों का आना वो होगा और इधर तैयारियां जो हैं वो अपनी पूरी दुरुस्त हो चुकी हैं। विशेष सचिव विधानसभा जो है वो पहुंच चुके हैं और तमाम जो दूसरे ऑफिसर्स हैं वो भी वहां पर मौजूद हैं। सभी तैयारियों को पूरा कर लिया गया है। कुछ समाजवादी पार्टी के कल जो नॉमिनेशन करने आए थे प्रत्याशी, उनकी कुछ फॉर्मेलिटीज़ जो थी वो अधूरी रह गई थी। अब से थोड़ी देर के बाद जो तमाम लोग हैं वो यहाँ पर पहुँचे थे और सभी तैयारियाँ जो हैं वो पूरी है। देखिए विधानसभा के भीतर टंडन हॉल में जो भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए लोग हैं वो भी मौजूद हैं और तमाम लोग जो है मोराल बूस्ट करने पहुंचे हैं। अल्पसंख्यक आयोग के सदस्य भी प्रविंदर जी हमारे साथ हैं। आज 9 लोगों का नॉमिनेशन है। लग रहा है विधान परिषद में बहुमत हो जाएगा भारतीय जनता पार्टी का और ये अपने आप में बड़ा अचीवमेंट है कि कोई सरकार, कोई पार्टी जो है सरकार में रहते हुए पूर्ण बहुमत में विधान परिषद में रहे। देखिए, निश्चित तौर पर बहुत ही खुशी की बात है और लंबे समय के बाद भारतीय जनता पार्टी विधान परिषद में एक विशाल बहुमत के साथ प्रतिनिधित्व कर रही है और माननीय मुख्यमंत्री जी के और माननीय संगठन मंत्री आदरणीय सुनील बंसल जी और प्रदेश अध्यक्ष जी स्वतंत्र जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से 2014 के बाद से माननीय मोदी जी की नीतियों को लेकर हम लोग आगे बढ़े हैं और पूरे उत्तर प्रदेश का परिदृश्य बदला है। आज जनता हम पे विश्वास कर रही है और विधान परिषद में आज के दिन हम लोग 9 प्रत्याशी अपने भेज रहे हैं। इसके साथ ही साथ मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि आने वाले दोनों उपचुनाव भी हम लोग जीतने जा रहे हैं। हालांकि जिस तरीके से बहुत सारी अटकलें थी कि 9 सीटों पर बहुत नाम चल रहे थे, अपर्णा यादव का नाम चल रहा था, कहा जा रहा था कि वो पार्टी में आई हैं, उनको हो सकता है मौका दिया जाए। 2-4 नामों की बड़ी चर्चाएं थीं, उनको मौका नहीं मिला। हालांकि विपक्षी इस बात को दबी जुबान में भले कहते हों कि जिसको जाना है वो जा सकता है, सब वहाँ जाकर अपनी हैसियत नाप लें किसको कहाँ भेजा जा रहा है। देखिए, ये संगठन का निर्णय होता है, जिसकी जहाँ उपयोगिता होती है उसको वैसा वहाँ समायोजन होता है। मैं छोटा सा कार्य करता हूँ, जैसे मुझे आयोग में आवश्यकता थी तो मुझे आयोग मिल गया, तो ऐसे ही प्रत्येक व्यक्ति के समायोजन कहीं ना कहीं दल अवश्य करता है।
अब विधान परिषद में बहुमत है, हालांकि बाई इलेक्शन की भी तैयारियां बहुत तेज हैं, भारतीय जनता पार्टी बहुत एग्रेसिव मोड में है। कैसे देख रहे हैं इन पूरी चीज़ों को, उत्तर प्रदेश में इन उपचुनाव को कैसे देख रहे हैं? हालांकि अब बाई इलेक्शन में जितने इलेक्टेड वाले जो होते हैं वहां पर अब कंपटीशन खत्म हो गया। 13 सीटें थी, कुल 13 ही कैंडिडेट दिए गए, 9 आपकी तरफ से दिए गए, 4 अपोजिशन की तरफ से दिए गए। लगता है अब कंपटीशन इलेक्शन में कम होता जा रहा है इलेक्टेड सीटों के लिए? देखिए, इलेक्टेड सीटों में जिसके पास जितनी क्षमता थी उसने उस हिसाब से दी, और अच्छा है, ये स्वस्थ परंपरा है और इससे हॉर्स ट्रेडिंग भी रुकती है और अच्छा है ये। मुझे ठीक है मोहम्मद शबाब और अनामिका, मैं एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ रुक रही हूँ, लौटूंगी ब्रेक के उस पर आपके पास एक बार फिर से। जैसे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दिखने लगेंगे कैमरे पर, आपको लिए चलेंगे एक बार फिर से लखनऊ की तरफ। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकना होगा, जल्द लौट रहे हैं। नाथ भी यहाँ पर इस समय मौजूद हैं, तो आपको हम तस्वीरें दिखा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की केंद्रीय चुनाव समिति ने उत्तर प्रदेश में होने वाले आगामी विधान परिषद 2022 के लिए 9 नामों की घोषणा कर दी है और आज एक एक करके नामांकन जो दाखिल करने वाले हैं वो प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। पार्टी ने उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य को भी टिकट दिया है। आप देखेंगे तस्वीरों में ब्रजेश पाठक भी इस समय है यहाँ मौजूद, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ में। मोहम्मद शबाब मेरे सहयोगी इस समय वहां मौजूद है। मोहम्मद शबाब, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंच चुके हैं? मोहम्मद शबाब, मेरी आवाज अगर आप तक पहुंच रही हो? जी आवाज मिल रही है जी मुझे। तो गहमा गहमी बढ़ गई है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंच चुके हैं? बिल्कुल, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस वक्त विधानसभा के टंडन हॉल में मौजूद हैं और प्रत्याशियों के नामांकन में जो है वो उनका मनोबल बढ़ा रहे हैं। उनके साथ ही साथ कैबिनेट के तमाम जो दिग्गज नेता हैं वो भी मौजूद हैं। जिन 9 प्रत्याशियों को नामांकन करना है वो तो पहुंचे ही हैं, लेकिन उनके साथ ही साथ उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के अलावा ब्रजेश पाठक मौजूद हैं। उनके अलावा तमाम कैबिनेट मिनिस्टर मौजूद हैं। 1 दर्जन के आसपास मंत्री जो है वो नामांकन कराने पहुंचे हैं तमाम प्रत्याशियों का। तो ये अपने आप में बड़ा उत्साहवर्धक माहौल होता है जब किसी प्रत्याशी के नामांकन में खुद उनके मुखिया पहुंचते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो है इस वक्त टंडन हॉल में मौजूद हैं, नामांकन करा रहे हैं और जैसा कि तस्वीरों में भी आप देख पा रहे होंगे केशव प्रसाद मौर्य इस वक्त नामांकन कर रहे हैं। उनके अलावा चौधरी भूपेंद्र सिंह हैं, दयाशंकर हैं, JPS राठौर हैं, नरेंद्र कश्यप हैं, जसवंत सैनी हैं, दानिश आजाद अंसारी हैं, बनवारी लाल दोहरे और मुकेश शर्मा हैं। आपको बता दूं कि इसमें जो नरेंद्र कश्यप हैं वो चूंकि कोरोना संक्रमित हैं, लिहाजा वो जो है वो आज नहीं पहुंचे हैं। उनकी जगह पर दूसरे व्यक्ति नामांकन करेंगे, उनके स्थान पर उनको कोरोना हुआ है, लिहाजा वो इस वक्त आइसोलेट हैं। उनके अलावा बाकी के सभी लोग इस वक्त टंडन हॉल में मौजूद हैं और कार्यकर्ता जो उत्साह बढ़ा रहे हैं। विधान भवन के गेट नंबर 1 से लेकर के तमाम ऊपर नीचे तमाम जगहों पर कार्यकर्ताओं की उपस्थिति ये बताती है कि विधान परिषद के इन चुनावों में किस तरह भारतीय जनता पार्टी एक उत्साहवर्धन का माहौल बना रही है। और देखिए, ये भी एक बहुत पॉजिटिव नोट है कि अब इलेक्टेड सीटों के लिए कंपटीशन जो है वो धीरे धीरे कम होता जा रहा है विधान परिषद में। ये एक हेल्दी नेचर है पॉलिटिक्स का, क्योंकि 13 सीटों पर नॉमिनेशन होना था, किसी भी दूसरे प्रत्याशी ने कोई दूसरा कैंडिडेट नहीं उतारा। 4 समाजवादी पार्टी जीत सकती थी तो समाजवादी पार्टी ने 4 ही कैंडिडेट दिए। भारतीय जनता पार्टी 9 कैंडिडेट जीत सकती थी तो उसने 9 ही कैंडिडेट दिए, यानी कि किसी ने भी जो है वो बहुत ज्यादा आगे पीछे होने की कोशिश नहीं की। कंपटीशन की भावना ये एक हेल्दी एटमॉस्फेयर में पॉलिटिकली बहुत अच्छा मैसेज कन्वे करती है और उसका नतीजा ये है कि विधान परिषद की 13 सीटों पर नामांकन इस वक्त चल रहा है। और चूंकि आज नामांकन का अंतिम दिन है, दोपहर 3 बजे तक ही नामांकन हो सकता है, लिहाजा विधान भवन के टंडन हॉल में इस वक्त नामांकन की जो प्रक्रिया है वो शुरू की जा रही है। और भारतीय जनता पार्टी ने जिन 9 नामों को डिसाइड किया है उसमें भी आप देखिए कि 7 तो मिनिस्टर हैं जो मौके में। मोहम्मद शबाब, इन 9 नामों में जैसे सबसे महत्वपूर्ण जिसके ऊपर सबकी निगाहें रहने वाली है वो है डिप्टी CM केशव प्रसाद मौर्य का। और देखिए नामांकन में वो इस समय हम देखे भी जा सकते हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के ठीक साथ में, तो बड़ी जिम्मेदारी है केशव प्रसाद मौर्य के ऊपर भी। बिल्कुल, देखिए केशव प्रसाद मौर्य चूंकि उप मुख्यमंत्री हैं, हालांकि वो बाइलखली चुनाव हार गए, लेकिन फिर भी संगठन ने, पार्टी ने उन पर भरोसा जताया, उनको जो है मौका दिया, लगातार जो है वो उप मुख्यमंत्री बने रहे। ये बताता है कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो तमाम चीजों को जो है वो बहुत बारीकी से देखती है, उनके कद को देखती है और वो जानती है कि किस तरीके से चीजों को हैंडल किया जाता है। केशव प्रसाद मौर्य के कद में जो है वो किसी भी तरीके की कोई कमी नहीं की गई। वो चुनाव भले हार गए,
उनको ये भी नहीं कहा गया कि आप थोड़ा मौका दीजिए, वक्त लीजिए और उसके बाद हम देखेंगे। केशव प्रसाद मौर्य बहुत कद्दावर नेता है, ओबीसी वर्ग में उनकी एक बड़ी पैठ है, चूंकि वो इलाहाबाद प्रयागराज की उस बेल्ट से आते हैं जहां पर ओबीसी का एक बड़ा वोट बैंक है पूर्वांचल में। तो सीधे तौर पर केशव प्रसाद मौर्य को भारतीय जनता पार्टी कहीं से भी कम उनकी उपस्थिति को, उनकी इमेज को नहीं करना चाहती थी। लिहाजा केशव प्रसाद मौर्य को लगातार जो है फुल फ्रेम में, जिस तरह वो पिछली सरकार में एक्टिव थे उसी तरह वो एक्टिव रहे। चूंकि ये संवैधानिक प्रक्रिया है, ये संवैधानिक नियम है कि 6 महीने के भीतर जो है जो भी मिनिस्टर है, चाहे वो कैबिनेट हो या फिर राज्य मंत्री हो, उनको किसी एक सदन का सदस्य होना अनिवार्य होता है। लिहाजा उस संवैधानिक प्रक्रिया के अंतर्गत उनको जो है मौका दिया गया। आज वो नामांकन कर रहे हैं। दूसरे, मैं आपको महत्वपूर्ण बात बताऊं, जिन 2 नामों को इन 9 नामों में शामिल किया गया है, 7 तो मिनिस्टर हैं, उनके अलावा बनवारी लाल दोहरे और मुकेश शर्मा, ये 2 नाम ऐसे हैं जो मतलब बहुत लाइमलाइट में नहीं रहते हैं। मुकेश शर्मा की अगर मैं बात करूं, मोहम्मद शबाब, आप मैं आपको रोकना चाहूंगी बीच में, माफ कीजिए, लेकिन ये जो माहौल इस समय बना हुआ है, ये माहौल बहुत बड़ा संदेश एकजुटता का बाहर निकालता है इस जगह से। तो ऐसे में समाजवादी पार्टी का जिक्र जो हो रहा था और हमारी सहयोगी अनामिका ने तमाम दिग्गज जो यहाँ पहुंचे हुए हैं उनसे एक सवाल यही पूछा कि पार्टी के अंदर फूट पड़ गई है, तो उनके लिए तस्वीरें क्या कहानी बयां करती है? एक बड़ा मैसेज उस पार्टी के लिए भी, क्योंकि पार्टी के अंदर तो फूट पड़ती हुई नजर आ रही है। देखिए, सीधे तौर पर जब आप भारतीय जनता पार्टी को देखते हैं, प्रत्याशियों का नामांकन हो या फिर छोटे से छोटा मूवमेंट, उनके जो मुखिया हैं यानी कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो है वो खुद इन चीजों को लीड करते हैं। नामांकन में उस पार्टी के मुखिया का पहुंचना अपने आप में बहुत बड़ा मैसेज कन्वे करता है, इस बात में कोई दो राय नहीं। वहीं दूसरी तरफ जो बात आप अपोजिशन की कर रही हैं, नो डाउट जिस तरीके से राज्यसभा में प्रत्याशियों के चुनाव का चयन हो या फिर विधान परिषद में प्रत्याशियों के चयन की प्रक्रिया हो, उसमें समाजवादी पार्टी हर बार बैकफुट पर रही है। उसको बहुत ज्यादा अपने ही संगठन के, अपने ही गठबंधन के तमाम लोगों का विरोध झेलना पड़ा। कल जिस तरीके से जब उन्होंने 4 लोगों का नॉमिनेशन कराया समाजवादी पार्टी ने, उसके बाद उनके गठबंधन के तमाम जो दूसरे दल थे उन लोग मुखर होकर इस पूरी प्रक्रिया को जो है विरोध करने लगे। फिर चाहे महान दल के नेता हो या फिर ओपी राजभर खुद हो, उनकी महान दल के जो नेता हैं उन्होंने इस बात को खुलकर कहा कि जब राज्यसभा में आरएलडी को भेजा जा सकता है तो अखिलेश यादव को विधान परिषद में अपने गठबंधन के नेताओं का ध्यान देना चाहिए था। इसी तरीके की कुछ टिप्पणी जो है वो आरएलडी की तरफ से भी की गई, आरएलडी की वो माफ कीजिएगा ओम प्रकाश राजभर की तरफ से भी की गई। ओम प्रकाश राजभर के पार्टी प्रवक्ताओं ने इस बात को खुलकर कहा कि जब आप राज्यसभा में गठबंधन के धर्म को निभा रहे थे तो आपको विधान परिषद के चुनाव में भी गठबंधन के धर्म को निभाना चाहिए। उन्होंने कहा हम 38 सीटों पर लड़े, हम 8 सीटें जीत कर आए ओम प्रकाश राजभर की पार्टी, उसके बाद भी उनकी पार्टी के किसी भी आदमी को विधान परिषद में नहीं भेजा गया। ये बड़ा जो है वो विचारणीय प्रश्न है। इस बात को खुलकर विरोध किया गया जो है ओम प्रकाश राजभर की सुभाषपा की तरफ से। तो ये जो संकेत हैं वो वेल एंड गुड नहीं है। हालांकि ओम प्रकाश राजभर ने इस पर कोई टिप्पणी नहीं की। उन्होंने कहा कि मैं अपने कार्यक्रमों में व्यस्त हूं, मैं फला चुका हूं। उन्होंने इस बात पर कोई भी बात खुलकर नहीं की, लेकिन उनके पार्टी के छोटे जो नेता हैं, जो प्रवक्ता हैं, वो लगातार इस बात को कहते रहे। अंदर खाने से जो हम लोगों को खबरें मिल रही हैं वो ये मिल रही हैं कि ओम प्रकाश राजभर ये चाहते थे कि उनके जो बेटे हैं अरविंद राजभर, जो पहले दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री थे पिछली भाजपा सरकार में, उनको जो है विधान परिषद जो है वो समाजवादी पार्टी भेजे। ओपी राजभर की पार्टी के कोटे से अरविंद राजभर को विधान परिषद भेजा जाए, लेकिन समाजवादी पार्टी ने उनकी जगह पर दूसरे लोगों को मौका दिया। ये जो है वो विरोध के सुर जो है वो धीरे धीरे मुखर कर रहा है। तो कहीं ना कहीं चीजें जो हैं वो विपक्षियों के लिए भी बहुत हार्ड नट टू क्रैक हैं कि कैसे वो चीजों को हैंडल करते हैं, क्योंकि इन चुनावों में विधान परिषद की और लोकसभा के उपचुनाव में बहुत सारी चीजें हैं जिनको देखना बनाना होगा। आप लोकसभा चुनाव में भी प्रत्याशियों के चयन को देख लीजिए, समाजवादी पार्टी की तरफ से बहुत ज्यादा उठापटक रही। कभी डिंपल यादव का नाम चल रहा था तो कभी वहां से आजम खान की पत्नी का नाम चल रहा था रामपुर से, कभी जो है वहां पर किसी दूसरे प्रत्याशी को टिकट दिया जा रहा था, चर्चाएं थी। यानी कि पार्टी एक बार में ये तय नहीं कर पा रही है कि करना क्या है। शबाब, बिल्कुल एसपी की अगर बात की जाए तो लगातार हमने देखा कि चाहे राज्यसभा के नॉमिनेशन की बात की जाए या फिर एमएलसी चुनाव की बात की जाए, उसके नामांकन की बात की जाए, कैंडिडेट को लेकर, उम्मीदवार को लेकर लगातार उठापटक का दौर है। और अब तो एक एक कर जो कुनबा है समाजवादी पार्टी का वो नाराज दिखाई दे रहा है। कुछ तो निकल गए और कुछ निकलने की बात कह रहे हैं, उसके संकेत दे रहे हैं। लेकिन ये जो तस्वीरें इस वक्त सामने आ रही है स्क्रीन पर जो हम देख रहे हैं, बीजेपी के 9 एमएलसी उम्मीदवार, जो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं,
तो तस्वीरें आप देख सकते हैं, एक के बाद एक नामांकन यहां पर किया जा रहा है। एमएलसी उम्मीदवार अपना नामांकन कर रहे हैं और अनामिका भी हमारे साथ इस वक्त जुड़ गई है। अनामिका, लगातार हम बात कर रहे थे, एसपी कुनबे की भी बात हो रही है और बीजेपी कुनबे की भी बात हो रही है। बीजेपी जहां पर हर एक उम्मीदवार को बिल्कुल कह सकते हैं कि चुनाव उसका इस तरह से करती है कि किसी तरह की कोई बात सामने नहीं आती है, किसी तरह का कोई अंतर्कलह सामने नहीं आता है और एक स्वीकार्यता के साथ ही जो उम्मीदवार होते हैं उनको चुना जाता है। ये तस्वीर बिल्कुल साफ है जो इस वक्त आ रही है। लेकिन एसपी में उठापटक का दौर राज्यसभा में भी जब नामांकन हुआ था उस वक्त भी देखने को मिला था और अब जब एमएलसी का नामांकन हुआ तो उस वक्त भी कल देखने को मिला कि किस तरह से स्थिति बनी। लेकिन यह बीजेपी के लिए सुखद है कि जो भी चुनाव होते हैं बिल्कुल सटीक और सही और साथ ही आने वाले चुनाव को लेकर ये सारे समीकरण बिठाए जाते हैं। और देखिए नीलू, 9 नाम बीजेपी की ओर से आगे किए गए तो उसको समझना होगा कि बीजेपी ने इस बार सोचा क्या था, क्योंकि वैसे भी बीजेपी के पास कोई बहुत ज्यादा विकल्प तो थे नहीं। 9 में से 7 तो उनके मंत्री ऐसे थे जिनको शपथ ग्रहण के बाद 6 महीने के भीतर किसी न किसी सदन का सदस्य बनना था। चुनाव हो चुके थे, लिहाजा परिषद ही उनके पास एकमात्र विकल्प था। तो 9 में से 7 जो मंत्री हैं वो तो परिषद जाते ही जाते। हाँ, 2 नामों को लेकर लगातार चर्चाएं चल रही थी, जिसमें अपर्णा यादव से लेकर के बहुत सारे मंत्री ऐसे थे कद्दावर जो कि चुनाव हार गए। संगीत सोम से लेकर सुरेश राणा से लेकर के कुछ मंत्री ऐसे थे जिनको लेकर आकलन किया जा रहा था कि क्या उनमें से कोई चेहरा पार्टी आगे लाएगी नॉमिनेशन के लिए। लेकिन 2 नाम जो सामने आए, मुकेश शर्मा के और बनवारी लाल दोहरे के, ये दोनों नाम ही चौंकाने वाले थे। चौंकाने वाले तो थे लेकिन मैसेज देने वाले भी थे। मैसेज देना इस लिहाज से कि बनवारी लाल दोहरे जो है कन्नौज से चुनाव लड़ते रहे हैं, पूर्व विधायक है, लेकिन 22 के चुनाव में उनका टिकट काट दिया गया। उनकी जगह पे असीम अरुण को टिकट दिया गया। असीम अरुण चुनाव लड़े और चुनाव जीतकर सरकार में मंत्री बन गए। तो उस वक्त भी ये बात सामने आई थी कि बनवारी लाल दोहरे विद्रोह कर सकते हैं या नाराजगी जाहिर कर सकते हैं। तो पार्टी ने उनको आश्वासन दिया कि आप अभी सपोर्ट करिए पूरा चुनाव में, आपको बाद में ऑब्लाइज किया जाएगा। तो एक पार्टी ने वहां पे कंपनसेट किया बनवारी लाल दोहरे को। दूसरी बड़ी बात है मुकेश शर्मा। मुकेश शर्मा लखनऊ जैसी राजधानी के नगर अध्यक्ष हैं, पार्टी के पुराने कार्यकर्ता हैं, अलग अलग भूमिका निभा चुके हैं पार्टी के लिए। कई वीवीआईपीज की आगवानी करना भी उनकी जिम्मेदारी है। साथ ही साथ वो राजनाथ सिंह की बेहद करीबी भी माने जाते हैं। इस लिहाज से पार्टी ने दोनों ही पुराने कार्यकर्ताओं को मौका दिया जो कि पार्टी के लिए लंबे समय से काम करते रहे हैं। यानी कि कास्ट पॉलिटिक्स इस बार थोड़ी कम दिखाई दी विधान परिषद के नॉमिनेशन में, बशर्ते ये जरूर दिखाई दिया कि पार्टी ने पुराने कार्यकर्ताओं को मौका दिया। और शायद बीजेपी ऐसी पार्टी है जहां पर नाम चौंकाने वाले होते हैं, लेकिन ये भी सच है कि चौंकाने वाले नामों के साथ भी विरोध का एक सुर खड़ा होता हमें नजर नहीं आता है। हर बार चुनाव में हमने ये देखा है कि हर बार नाम सरप्राइजिंग होते हैं, लेकिन कोई ऐसा शख्स खड़ा नहीं होता बीजेपी में जो ये कह सके कि मेरे साथ गलत किया गया या मेरा नाम क्यों नहीं है। क्योंकि अब खुद देखिए अपर्णा यादव जो कि चुनाव के पहले बीजेपी में शामिल हुई थी, पहले टिकट की बात चली, उनके टिकट नहीं मिला, विधान परिषद के लिए भी उनका नाम फाइनल नहीं किया गया। लेकिन अभी तक अपर्णा यादव की ओर से कोई बयान सामने नहीं आया है और न ही किसी और प्रत्याशी के नाम के बारे में खबर सामने आई है कि उनकी ओर से अगर उनको टिकट नहीं दिया गया तो बड़े नाराज चल रहे हैं वो। लेकिन समाजवादी पार्टी की अगर देखें हम तो जरूर दिखाई दे रहा है कि चुनाव होने के बाद से ही जो बयानबाजियां हैं पॉलिटिकल पार्टीज की ओर से, वो पॉलिटिकल पार्टीज जो समाजवादी पार्टी गठबंधन में चुनाव लड़ी, चाहे वो महान दल हो, चाहे प्रकाश राजभर की पार्टी हो, सबकी ओर से चुनाव के बाद से ही बयान आने शुरू हो गए। ओम प्रकाश राजभर खुद भी टिप्पणी करते हुए कह चुके हैं कि अखिलेश यादव एसी कमरे से बाहर नहीं निकलते, मिलते नहीं है, जिसका खामियाजा पार्टी को भुगतना पड़ा चुनाव में। उनका तो प्रदर्शन काफी अच्छा रहा, लेकिन समाजवादी पार्टी का वोट बैंक शिफ्ट नहीं हो पाया उनकी ओर, या पार्टी ने इतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दिया समाजवादी पार्टी के लिए, कहते हैं वो। अब जब कल 4 नॉमिनेशन हुए समाजवादी पार्टी की ओर से, तभी राजभर की पार्टी की ओर से बयान सामने आया कि जयंत चौधरी जब राज्यसभा जा सकते हैं तो फिर राजभर की पार्टी में से एक व्यक्ति परिषद क्यों नहीं जा सकता, ये उन्होंने मुद्दा खड़ा किया। साथ ही महान दल ने अपने आप को समाजवादी पार्टी से अलग कर ही लिया है ऑफिशियल बयान दे करके। तो समाजवादी पार्टी जिन फूलों का गुलदस्ता बना करके चली थी चुनाव में, अब उन गुलदस्ते से एक फूल बाहर निकलने शुरू हो गए हैं और जो विरोध के सुर है वो भी दिखाई दे रहे हैं। तो समाजवादी पार्टी के सामने चुनौती होने के साथ साथ ये भी देखना होगा कि परिषद में जो जहां पर बीजेपी अभी तक बहुमत में नहीं थी, लेकिन अब इस चुनाव के बाद 2022 के चुनाव के बाद हम ये देख रहे हैं कि चाहे राज्यसभा हो, जो यूपी का कोटा हो, या फिर परिषद की अगर बात की जाए तो परिषद में अब बीजेपी को का बहुमत नजर आएगा और संख्या बल के आधार पर बीजेपी पहले से ज्यादा मजबूत परिषद में नजर आएगी। हालांकि उसी हॉल में मेरी मौजूदगी है जहां पे नामांकन की जो प्रक्रिया है अब वो चल रही है। बड़ी बात यह है कि जो 9 नाम डिक्लेयर किए गए बीजेपी की ओर से, उसमें से 8 नाम तो यहाँ पहुंचे हुए हैं, लेकिन नरेंद्र कश्यप जो सरकार में मंत्री हैं वो कोरोना पॉजिटिव
एक्टिव है, लिहाजा उनकी यहाँ पर मौजूदगी नहीं है। उनके जो प्रस्तावक है वो यहाँ पर उनके स्थान पर जो नॉमिनेशन फॉर्म है वो सबमिट करने के लिए आए हैं, और प्रावधान भी यही है कि अगर कोई कैंडिडेट मेडिकल ग्राउंड पर अगर एब्सेंट होता है, वो मौजूद नहीं होता है, तो जो उसके प्रस्तावक होते हैं वो उसके बिहाफ पर जो नॉमिनेशन फॉर्म है वो सबमिट कर सकते हैं। तो जरूर यहाँ पर ये दिखाई दे रहा है सभी प्रत्याशी उनकी मौजूदगी है। बिल्कुल अनामिका, एक एक कर सभी उम्मीदवार अपना नामांकन दाखिल कर रहे हैं। तस्वीरें भी लगातार हम दिखा रहे हैं। अब हम जरा नाम भी बताते जो इस वक्त नामांकन दाखिल कर रहे हैं। केशव प्रसाद मौर्य, दयाशंकर मिश्र दयालु, नरेंद्र कश्यप, जसवंत सैनी, इसके अलावा जेपीएस राठौर हैं, दानिश आजाद है, इसके अलावा बनवारी लाल दोहरे हैं, मुकेश शर्मा है और चौधरी भूपेंद्र सिंह है। ये वो 9 नाम हैं जो कि अपना नामांकन दाखिल कर रहे हैं। एक मेडिकल ग्राउंड पर वहां पर उपस्थित नहीं है, उनके प्रस्तावक आज वहां पर उनका नॉमिनेशन फाइल करने वाले हैं। खासतौर पर केशव प्रसाद मौर्य की बात की जाए तो दूसरी बार प्रदेश के डिप्टी सीएम है, लगातार दूसरी बार बनेंगे एमएलसी। 2012 में सिराथू की पहली बार विधानसभा पहुंचे थे, 2014 के फूलपुर सीट से सांसद बने और 2016 में उत्तर प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष बने। अब एक बार फिर से एमएलसी के लिए ये नामांकन भर रहे हैं। दयाशंकर मिश्र दयालु, योगी सरकार 2.0 में राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार, 2005 में कांग्रेस से राजनीति की शुरुआत की, 2007-12 में कांग्रेस चुनाव लड़े और हार गए। 2014 में अमित शाह ने बीजेपी में उन्हें शामिल करवाया और इस वक्त अब वो बीजेपी में है। नरेंद्र कश्यप की बात की जाए तो योगी सरकार 2.0 में राज्य मंत्री हैं, स्वतंत्र प्रभार, बीएसपी से राजनीति की शुरुआत कर चुके हैं, बीएसपी से 2 बार एमएलसी और राज्यसभा सांसद भी रहे हैं। 2017 चुनाव से पहले बीजेपी में शामिल हुए थे। 2021 में बीजेपी के प्रदेश ओबीसी मोर्चा के अध्यक्ष भी बने। वहीं अगर जसवंत सैनी की बात की जाए तो योगी सरकार 2.0 में राज्य मंत्री हैं, उत्तर प्रदेश पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष रहे हैं, 1989 में संघ से जुड़कर काम शुरू किया और 2009 में पहली बार लोकसभा चुनाव लड़े, हार गए। तो इस तरह से सभी के सभी जो प्रत्याशी हैं इस वक्त अपना नामांकन दाखिल कर रहे हैं। शबाब भी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। शबाब, जिस तरह से बात हो रही थी कि बीजेपी की जो तस्वीर सामने आती है, देखिए चुनाव दर चुनाव बीजेपी हमेशा तैयार रहती है। उनका कहना है कि हम हमेशा चुनावी मोड में रहते हैं, चाहे बड़े चुनाव हो, छोटे चुनाव हो, और जो भी उम्मीदवार बनाए जाते हैं बिना किसी अंतर कलह के, बिना किसी रोक टोक के, वो बिल्कुल जो भी उनको जिम्मेदारी मिलती है सही तरीके से निभाते हैं। जो भी उम्मीदवारी चुनी जाती है उनको सही तरह से सभी लेते हैं। लेकिन अगर समाजवादी कुनबे की बात की जाए तो हमने देखा कि चुनाव हारने के बाद एक के बाद 2 राज्यसभा के लिए और एमएलसी के लिए जब हुए तो कला शुरू हो गई। यही छोटी छोटी कला आने वाले बड़े चुनाव के लिए एक कह सकते हैं कि एसपी के लिए बड़ा परेशानी का सबब बन सकती है 2024 के लिए। बिल्कुल, देखिए इस बात में कोई दो राय नहीं। समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो अखिलेश यादव को बहुत सारी कठिनाइयों का सामना आने वाले दिनों में करना पड़ेगा, क्योंकि ये राह उनके लिए आसान नहीं है। ये जो नॉमिनेशन हो रहे हैं 13 सीटों के, अगर जातीय समीकरण को आप नीलू समझेंगी तो भी आप ये जानेंगे कि हर राजनीतिक पार्टी ने इस पर पूरा जोर दिया है। दोनों ही दलों की ओर से जो घोषित किए गए हैं प्रत्याशी, उनमें जातीय समीकरणों के साथ निष्ठा जो है उनकी पार्टी में, उस पर ध्यान दिया गया है। भाजपा की आप बात कीजिए, ओबीसी दलित समीकरण पर भरोसा जताया, तो समाजवादी पार्टी ने ओबीसी और मुस्लिम समाज के लोगों के समीकरण पे गणित बिठाई है। भाजपा ने 4 ओबीसी, 2 ब्राह्मण, 1 दलित, 1 मुस्लिम और 1 क्षत्रिय जाति के व्यक्ति को उम्मीदवार बनाया है। तो समाजवादी पार्टी ने 2 ओबीसी और 2 मुसलमानों को टिकट दिया है। अब ये जो 9 प्रत्याशी आज नामांकन कर रहे हैं, इनके अगर बैकग्राउंड की आप बात करें कि किस तरीके से वो पार्टी में लगातार एक्टिव हैं, तो उनमें सबसे पहले कौशाम्बी से डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य हैं, मुरादाबाद से ताल्लुक रखने वाले पंचायती राज मंत्री चौधरी भूपेंद्र सिंह हैं, वाराणसी से आयुष राज्य मंत्री दयाशंकर मिश्र दयालु हैं, बनारस का वाराणसी से वो रहनुमाई करते हैं, शाहजहांपुर का से सहकारिता मंत्री स्वतंत्र प्रभार जेपीएस राठौर है, पिछड़ा वर्ग कल्याण राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार नरेंद्र कश्यप है, सहारनपुर के संसदीय कार्य राज्य मंत्री जसवंत सैनी है, बलिया के रहने वाले अल्पसंख्यक कल्याण राज्य मंत्री दानिश आजाद अंसारी हैं, और कन्नौज के पूर्व विधायक बनवारी लाल दोहरे हैं, और भाजपा के लखनऊ महानगर अध्यक्ष मुकेश शर्मा प्रत्याशी हैं। यानी कि जो तालमेल बिठाया गया है नीलू, वो बहुत सोच समझ कर बिठाया गया है। प्रत्याशियों के चयन पर बहुत फोकस सभी राजनीतिक पार्टियों ने किया है। आप भाजपा के कन्नौज से जो पूर्व विधायक रहे हैं बनवारी लाल, इनको प्रत्याशी बनाया गया है। ये दलित कार्ड भाजपा का है जो सीधे तौर पर दिखता है। वहीं पार्टी में निष्ठावान कार्यकर्ता के तौर पर तरजीह देने के लिए मुकेश शर्मा को मौका दिया गया है। ये जो है सारी चीजें बताती हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने चीजों को बहुत बारीकी से जो है वो देखा है। वहीं जो समाजवादी पार्टी ने 4 प्रत्याशियों का नामांकन कराया, आप अगर उनके बैकग्राउंड को देखिए तो स्वामी प्रसाद मौर्य, उनको सब जानते हैं, मुकुल यादव रहे, जासमीर अंसारी रहे, और शहनवाज खान और शब्बू के नाम शामिल थे, जिनमें 2 मुसलमान हैं और 2 पिछड़े वर्ग के कैंडिडेट हैं जिनको नामांकन कराया। अब मुकुल यादव कौन थे?
करहल से वो 4 बार के विधायक रहे और सोबरन यादव के वो बेटे हैं। ये भी एक बड़ा नाम रहा। शाहनवाज खान शब्बू जो हैं वो सहारनपुर के हैं। सहारनपुर का जिक्र होता है तो कहा यह जा रहा था कि समाजवादी पार्टी हाल ही में जो इमरान मसूद जो कांग्रेस छोड़कर आए थे वो जो है उनको मौका दिया जा सकता है, क्योंकि उनको टिकट नहीं दिया गया था विधानसभा के चुनाव में। फिर उनसे ये कहा गया था कि सही समय आने पर आपको मौका दिया जाएगा, सही समय आने पर आपका पूरा ख्याल रखा जाएगा। इमरान मसूद इस बात को लेकर के थोड़ा शांत भी रहे और उन्होंने अपने इलाकों में बहुत मेहनत भी की। वहां से समाजवादी पार्टी के कई विधायक जीत कर भी आए। सहारनपुर देहात से आशु मलिक जीत कर आए और दूसरे तमाम कैंडिडेट जीत कर आए। तो ये इमरान मसूद के लिए बड़ा झटका है कि इमरान मसूद जिस उम्मीद में थे कि उनको कोई बड़ा मौका मिल सकता था, वो शायद उम्मीद में होंगे कि इस बार विधान परिषद के चुनाव में अखिलेश यादव उन्हें भेजेंगे, उनको वहां से मौका ना देकर के सहारनपुर से शाहनवाज खान को मौका दिया गया। ये जो है वो अपने आप में बहुत बड़ा जो है वो झटका है। वहीं दूसरी तरफ हाल के दिनों में सीतापुर में जासमीर अंसारी जो थे वो कांग्रेस के नेता थे, सीतापुर से वो समाजवादी पार्टी में शामिल हुए। उससे पहले वो बसपा में थे, उनको जो है एमएलसी बना दिया गया। तो ये जो है अपने आप में बहुत ज्यादा सवालिया निशान समाजवादी पार्टी के प्रत्याशियों के चयन पर करता है कि कहीं ना कहीं सहारनपुर जैसी बेल्ट से जहां से इमरान मसूद जो है वो उम्मीद लगाए थे कि उन्हें टिकट मिलेगा, लेकिन उन्हें टिकट नहीं मिला, उन्हें प्रत्याशी नहीं बनाया गया। ये चीजें जो है वो समाजवादी पार्टी के लिए आने वाले दिनों में नुकसान पैदा करेंगी, उनके लिए थोड़ी राह को मुश्किल करेंगी। हालांकि कल शिवपाल यादव ने भी न्यूज़ 18 से बातचीत में इस बात को क्लियर कहा। महान दल के ऊपर उन्होंने कमेंट कर कहा कि बहुत ज्यादा अस्थिरता जो है वो राजनीतिक पार्टियों में नहीं होनी चाहिए। बार बार दल बदलना, पार्टी छोड़ देना, ये जो है वो राजनीतिक पार्टियों की कह सकते हैं कि उनकी कॉन्फिडेंस को, उनके जो है वो भरोसे को खत्म करता है। तो राजनीतिक पार्टियों को इन बातों का ख्याल रखना चाहिए। तो इस तरीके की चीजें हैं। हालांकि शिवपाल यादव को लेकर के भी बहुत कश्मकश रही है शुरू से आखिर तक समाजवादी पार्टी में, लेकिन अखिलेश यादव ने भी इन पर खुलकर कोई बात नहीं कही, शिवपाल यादव ने भी इस पर खुलकर कोई बात नहीं कही। बहुत खबरें चली कि वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो सकते हैं, समाजवादी पार्टी को झटका दे सकते हैं, उन्हें राज्यसभा भेजा जा सकता है, उन्हें ये किया जा सकता है, वो किया जा सकता है, लेकिन ऐसा कुछ ग्राउंड पर नजर नहीं आया। यानी कि कहीं ना कहीं पॉलिटिकली हर राजनेता को सारी चीजें दिखती हैं, वो शायद इंतजार करते हैं कि जब तक सही मौका ना आए तब तक चीजों को बार्गेन ना किया जाए। क्योंकि अभी उत्तर प्रदेश में वही शबाब की राजनीति में संभावनाएं हमेशा से खुली रहनी चाहिए और ये जो राजनेता हैं वो संभावनाओं को खुला भी छोड़ते हैं, इसलिए बहुत खुलकर बहुत सारी बातें नहीं की जाती है मंच पर। लेकिन अब कहीं ना कहीं जो एसपी में अंतरकलह है वो जरूर दिखने लगा है। ये आगे के लिए भी एसपी के लिए ठीक नहीं है। लेकिन जहां तक बीजेपी की बात की जाए, अनामिका भी हमारे साथ जुड़े हैं। अनामिका, अगर बीजेपी की बात की जाए, बहुत डिसिप्लिन्ड पार्टी है। कहते हैं कि अगर किसी को बाहर से भी लिया जाता है तो कहा यह जरूर जाता है कि हाँ ठीक है, आपको पद भी मिलेगा, बाकी चीजें भी मिलेंगी, लेकिन अगर नहीं मिलता है तो कोई इस पर उफ तक नहीं कहता। बहुत सारी ऐसी बातें होती हैं जिस पर कहा यह जाता है कि बीजेपी के पुराने नेताओं को भी तरजीह दी गई, जातीय समीकरण भी बिठाए गए, किसी को अगर मना भी कर दिया जाता तो एक डिसिप्लिन पार्टी के अंदर किसी तरह की कोई आवाज नहीं उठती है। और फिर आगे आने वाले दिनों में उनको भी उम्मीद होती है कि शायद अगर वो किसी पार्टी को छोड़कर आए हैं तो आगे किसी पद के लिए या फिर वो पार्टी के लिए काम करते रहेंगे। तो बहुत डिसिप्लिन के साथ बीजेपी चलती है, चाहे वो बाहर से आए उम्मीदवार हो या अपने घर के लोग हो। में जो कार्यकर्ता है, जब आप उनसे बात करेंगे कभी तो बड़े अगर हंसी खुशी के मूड में हुए तो एक वो मुहावरा कहते हैं कि बीजेपी के लिए ये लाइनें हैं कि बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले न भीख। तो बीजेपी में ये जो कहावत है कई जाति कार्यकर्ताओं की ओर से, बगैर मांगे आपको मोती मिल सकती है और अगर आपने मांग दिया या इसको अपनी ईगो पे लगा लिया तो शायद वो चीज आपको कभी नहीं मिलेगी। तो बीजेपी में ये जो अनुशासन है ये कार्यकर्ताओं के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। और देखिए अभी भी जिस तरीके से जो कार्यकर्ता आए हैं, 7 में से 2 कार्यकर्ता ऐसे हैं, 2 नाम ऐसे हैं जिसमें से एक नाम तो ऐसा था जिसने असीम अरुण के लिए अपनी ओर से कॉम्प्रोमाइज किया, समझौता किया। लेकिन मुकेश शर्मा जिनके लिए कहा गया कि भाई पार्टी के पुराने कार्यकर्ता है वो और वो उनको मौका दिया, पार्टी की ओर से दिया गया, तो कम से कम ये मैसेज देने के लिए काफी के बगैर मांगे अगर आप शांति से अपना काम करते रहेंगे तो शायद आपको वो चीज मिल भी जाएगी। लेकिन अगर आपने विद्रोह किया तो आपसे वो चीज दूर चली जाएगी। और क्योंकि यहाँ पर बोल देना या मांग लेना या जिद करना या जिस तरीके से विरोध के स्वर खड़े करना अनुशासनहीनता में गिना जाता है। और इसीलिए बीजेपी में अगर किसी के नाम का ऐलान ना भी हो तभी वो नाराजगी जाहिर किए बगैर अपना काम करता रहता है, अपने लिए जो बातें कहनी होती है सही मंच पर सही जगह पे अपनी बात कहता है, लेकिन हाँ विरोध के सुर खड़े नहीं होते हैं। और बीजेपी ने इस फॉर्मेट को अपनाया भी है। बड़े बड़े मौके पर हमने ये देखा है कि जब लोग ये आकलन कर रहे थे मंत्री के लिए, मुख्यमंत्री के लिए, प्रदेश अध्यक्ष के लिए, उन सारे आकलन को पार्टी ने धराशायी
धराशायी कर दिया अपने नए नाम दे करके और चौंका करके। तो पार्टी हमेशा से ही करती रही है, लेकिन हाँ, उसके पीछे स्ट्रेटेजी होती है, रणनीति होती है, जो रणनीति आपको दिखाई भी देती है वक्त वक्त पे जब नतीजे आते हैं चुनाव के या बाकी जगहों के। वही चीज यहाँ पर नजर भी आ रही है। 9 में से 7 नाम तो ऐसे हैं जिनको परिषद जाना ही जाना था, नॉमिनेशन उनका होना ही होना था। 7 नाम ऐसे थे जिसमें से भूपेंद्र सिंह चौधरी और केशव मौर्य, ये 2 ऐसे चेहरे जो उनको रिपीट किया जा रहा है, जो मतलब अपने कार्यकाल को रिपीट करेंगे आगे बढ़ते हुए। लेकिन 7 नाम, माफ कीजिएगा, 5 नाम ऐसे थे जिनको शपथ तो दिलवा दी गई थी, इनको किसी न किसी सदन का सदस्य होना था, जिसमें आपके JPS राठौर है, जसवंत सैनी है, दयालु मिश्रा है, इसके अलावा दानिश आजाद है। और ये देखिए अब यहाँ पे नॉमिनेशन जो है वो खत्म हो गया है। अब एक एक करके यहाँ पे जो नेता है पहुंच रहे हैं। और बड़ी बात यह है कि ये देखिए, अब हम कोशिश करेंगे बात करने के नेताओं से। देखिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं आपको। चलिए, भीड़ भाड़ बहुत ज्यादा, अनामिका कोशिश करेंगे और जैसे वो किसी नेता के साथ बातचीत करती हैं वो भी हम आपको सुनवाएंगे। लेकिन हम आपको बता दें, MLC का जो रण है अब उसका नामांकन हो चुका है। बीजेपी की तरफ से 9 MLC उम्मीदवार बनाए गए हैं जिन्होंने अपना नामांकन अब दाखिल कर दिया है। 10 जून को नामांकन पत्र की जांच होगी और फिर 20 तारीख को यानी कि 20 जून को मतदान होगा और इसके बाद पता चलेगा कि कौन जीता कौन हारा। 13 पद है, तो बीजेपी के 9 उम्मीदवारों ने अपना नामांकन दाखिल कर दिया है। हमारे साथ शबाब भी जुड़े हुए हैं। शबाब, अब सभी का नामांकन खत्म हो गया है, 20 जून का इंतजार किया जाएगा। 13 पद हैं MLC के और सभी ने अपने अपने तरीके से उम्मीदवार उतार दिए हैं। बिल्कुल, देखिए सीधे तौर पर प्रत्याशी नामांकन करके जो है वो निकल रहे हैं। इस वक्त मुकेश शर्मा को आप फ्रेम में देख पाएंगे और उनके साथ ही दूसरे नेता जो हैं वो नामांकन करके दूसरे द्वार से गए हैं। मुकेश शर्मा जी हमारे साथ हैं। मुकेश जी, पार्टी संगठन ने बड़ा भरोसा जताया आप पर, आपकी निष्ठा को जो है एक बड़ा मंच मिला है, कैसे देख रहे हैं? आज विधायक हो गए, MLC हो गए। वास्तव में यह मेरे लिए नहीं, भारतीय जनता पार्टी के संपूर्ण कार्यकर्ताओं के लिए और संगठन के लिए वास्तव में बड़े ही प्रसन्नता का लिए और बड़ा दिन है। और यही बात कही जाती है कि पार्टी विद द डिफरेंस। इन्हीं कारणों से भारतीय जनता पार्टी अन्य राजनीतिक दलों से अलग है कि मुझ जैसे समान से कार्यकर्ता जो संगठन में लंबे समय से काम कर रहे हैं उनको विधान परिषद में भेजने का भी निर्णय लिया। इसीलिए पार्टी विद द डिफरेंस है, कोई वंशवाद वाली बात नहीं है। कार्यकर्ता को भी यहाँ अवसर मिलता है, यह पार्टी ने सिद्ध करके दिया है और लगातार भारतीय जनता पार्टी में कार्यकर्ताओं को, मुझ जैसे कार्यकर्ताओं को अवसर मिलता रहता है। क्या लक्ष्य रहेगा, किस तरीके से अब उच्च सदन में जो है वो पार्टी के लिए और संगठन के लिए और जनता के मुद्दों को लेकर के मंच देते रहेंगे, कैसे काम करेंगे, क्या क्राइटेरिया रखेंगे? जो भी हमारे केंद्रीय नेतृत्व, प्रदेश नेतृत्व, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी की नीतियाँ हैं, माननीय मुख्यमंत्री, यशस्वी मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश माननीय योगी आदित्यनाथ जी की नीतियाँ, उनको जन जन तक पहुँचाने का काम करेंगे। और जब विकास की यात्रा, यह जो 8 वर्षों में केंद्र सरकार के होने का और पिछले 5 वर्षों से सरकार के माध्यम से हम लोग 25 करोड़ जनता की सेवा में कोई कमी रह जाने ना दें, इसी संकल्प को लेकर के, इसी लक्ष्य को लेकर के काम कर रहे हैं। पार्टी ने फिर से भरोसा जताया है आपके ऊपर और आपके लिए बड़ा मौका भी दूसरी बार आप रिपीट करेंगे। हाँ, निश्चित तौर से आभार है पूरी तरह से, इतना बड़ा अवसर फिर से हमारे नेतृत्व ने प्रदान किया है, तो हृदय से कृतज्ञ हूँ। केशव प्रसाद मौर्य हैं जो नॉमिनेशन करने के बाद हमसे बात कर रहे थे और अब जो यहाँ पे नॉमिनेशन के बाद प्रत्याशी वो धीरे धीरे निकल भी रहे हैं। देखा आपने केशव मौर्य को और मुकेश शर्मा को, और अब जो है यहाँ से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी निकल चुके हैं। लेकिन अब जो प्रत्याशी हैं वो भी निकल रहे हैं। सुरेश खन्ना से जब हमने बात की तो उन्होंने कहा कि अब परिषद में 2/3 बहुमत जो है वो बीजेपी का नजर आएगा और ये बीजेपी के लिए कम से कम बड़ी बात है, क्योंकि विधानसभा चुनाव के बाद भी हम देख रहे थे कि समाजवादी पार्टी के बहुत सारे MLC थे, लेकिन सबका कार्यकाल खत्म हुआ। उसके बाद यहाँ पे जो दूसरी बार चुनाव हुआ, इस चुनाव में 9 नाम जो है, देखिए बाकी लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं। और शबाब भी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शबाब, अनामिका भी बातचीत कर रही है जो अभी केशव प्रसाद मौर्य से भी बातचीत की, और शबाब को भी हम सुन लेते हैं। आज उच्च सदन भेज रही है, इनको कैसे देख रहे हैं? सबसे पहले तो इनको तो देख रहे हैं हम अपना पुत्र और अपने बेटे के समान तथा भतीजे के समान जी। हाँ, ये भतीजा है हमारा। हाँ। और इनको इन्होंने आशीर्वाद मांगा जाते ही हमारे घर पर मुझसे कहा कि चाचा आप आशीर्वाद दीजिए। मैंने कहा आशीर्वाद है आपको, अपनी भारत माता जननी है अपनी पार्टी और उसके लिए काम करने के लिए हम तो काम करते ही करते, लेकिन हम तो कहते आप जीते। इसीलिए इनको
आशीर्वाद दिया। जो कुछ सामर्थ्य थी उस सामर्थ्य के अनुसार मैंने काम किया। हालांकि आप जहां से चुनाव लड़ते रहे हैं उसे समाजवादी पार्टी का गढ़ कहा जाता रहा है, आप लगातार वहां से विधायक रहे, उसका फायदा असीम अरुण जी को भी मिला वहां पर, आपके लिए, असीम अरुण जी के लिए, सबके लिए एक माहौल पॉजिटिव रहा। हाँ, ये माहौल पॉजिटिव रहा, ये फायदा मिला। और अब जब पार्टी ने आपकी निष्ठा का आपको इनाम दिया है, अब उच्च सदन आपको भेजा है, लगता है आप कन्नौज के लोगों की बातों को उच्च सदन में और प्रखरता से रख पाएंगे? हाँ, रख पाएंगे, रखेंगे, जो बात आएगी सामने अपने लंबित होगी। संगठन को क्या कहना है जिन्होंने ये मौका दिया आपके लिए, तमाम जो वरिष्ठ नेता हैं जिन्होंने आपके नाम को अपने दृष्टि से देखता होगा, संगठन की बात संगठन जान सकता है। असीम जी भी हैं सर, जिस तरीके से आपको मौका मिला और दोहरे जी ने आपके लिए सेक्रीफाइस किया और अब जो है उच्च सदन वो जा रहे हैं, सबसे पहले तो आपकी विधानसभा सीट के लिए और किस तरीके से इस दोहरे जी के नाम को जब विधान परिषद के लिए भेजा गया तो इसको कैसे देख रहे हैं? आदरणीय चाचा जी बनवारी लाल दोहरे जी, जब मैंने नया चुनाव में राजनीति में प्रवेश किया तो बिल्कुल मैं नया था। चाचा जी के भरपूर आशीर्वाद और बहुत मेहनत के कारण ही भारतीय जनता पार्टी और मेरी जीत संभव हो चुकी, जो कि एक बड़ी बात। ज्ञापित करता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ कि मुझे ऐसे कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारी दी गई। लेकिन जिम्मेदारी तो बढ़ गई, चुनौती भी बढ़ गई है। 2024 के पहले माहौल बनाना, इसके अलावा पार्टी के कामकाज को आगे बढ़ाना। अब परिषद में ताकत दिखाई देगी बीजेपी की? वहाँ पूरी ताकत भारतीय जनता पार्टी की है। अब 2/3 बहुमत से परिषद में हमारा बहुमत होगा और जो प्रदेश के हित में हम जो कर सकते हैं उसे अधिक से अधिक करने। अच्छा, जहाँ एक तरफ नॉमिनेशन किया आप लोगों ने, आज समाजवादी पार्टी की ओर भी नॉमिनेशन किया गया, लेकिन वहां पर अब फूट दिखाई दे रही है, विरोध के स्वर दिखाई दे रहे हैं, क्या कहेंगे? समाजवादी पार्टी के साथ जो लोग जुड़े थे अब उनको उम्मीद टूट रही है और उम्मीद टूटने के कारण सब लोग उनसे हट रहे हैं। तो जसवंत सैनी जी हैं जो यहाँ पे नॉमिनेशन करने के बाद बाहर निकल रहे हैं और ये कहना इनका कि समाजवादी पार्टी से जो लोगों को उम्मीदें थी वो उम्मीदें टूट रही हैं और धीरे धीरे लोग वहां से मनाना ज्यादा आसान था। भाई सिटिंग विधायक है, उससे ये कहना कि आप अपनी सीट छोड़ दीजिए, भले पार्टी कहे, लेकिन एक विधायक ने सीट छोड़ दी, मनाना आसान था। पार्टी संगठन ने तो काम किया ही किया, आपने भी रिक्वेस्ट की होगी, कितना मुश्किल टास्क रहा है? आदरणीय चाचा जी का बहुत बड़ा दिल है और उन्होंने ना सिर्फ मुझे सम्मान दिया बल्कि मैं आपको ईमानदारी से बताऊंगा कि जितनी कैंपेनिंग, जितनी मेहनत, दौड़ भाग आदरणीय चाचा बनवारी लाल दोहरे जी ने की है, जो 21 साल के बच्चे थे उन्होंने नहीं की होगी। तो यही संगठन है। जब चुनावों की तैयारी होती है तो बहुत से लोग प्रत्याशी होते हैं, लेकिन जब जो एक प्रत्याशी को संगठन चुनता है फिर सब मिलकर के उसको लड़ाते हैं और हमारा चुनाव चिन्ह कमल ही हमारा प्रत्याशी है, ये मान के काम होता है और इसका उदाहरण आदरणीय बनवारी लाल जी ने प्रस्तुत किया और मुझे बहुत संतोष है, खुशी है कि आज समस्त पार्टी नेतृत्व ने आदरणीय बनवारी लाल जी को सम्मान। ठीक है, तो असीम अरुण जी यही बोल रहे हैं कि बनवारी लाल जी को बहुत आसान था मनाना और इस पर लगातार खबर पर हमारी नजर बनी रहेगी। लेकिन इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है, हम आपको बता दें राष्ट्रपति चुनाव के लिए आज ऐलान कर दिया जाएगा। चुनाव आयोग जारी करेगा कार्यक्रम, दोपहर 3 बजे ईसी की प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है इलेक्शन कमीशन की, जिसमें 25 जुलाई तक शपथ लेंगे नए राष्ट्रपति। देश के 15वें राष्ट्रपति के लिए चुनाव होना है। तो आज इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता दें, राष्ट्रपति चुनाव के लिए आज ऐलान हो जाएगा। चुनाव आयोग जारी करेगा कार्यक्रम, दोपहर 3 बजे इलेक्शन कमीशन की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस है जिसमें तारीखों का ऐलान कर दिया जाएगा। 25 जुलाई तक शपथ लेंगे नए राष्ट्रपति। देश के 15वें राष्ट्रपति के लिए चुनाव होना है और अब इसको लेकर ईसी आज कार्यक्रम तय कर देगा। कार्यक्रम तय करने के लिए इलेक्शन कमीशन ने 3 बजे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है जिसमें बताया जा रहा है कि तय हो जाएगा कि कब तक चुनाव होंगे राष्ट्रपति के। 25 जुलाई तक शपथ लेना है नए राष्ट्रपति को और जो राष्ट्रपति बनेंगे वो देश के 15वें राष्ट्रपति होंगे। तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, राष्ट्रपति चुनाव के लिए आज ऐलान कर दिया जाएगा इलेक्शन कमीशन की तरफ से। चुनाव आयोग इसको लेकर कार्यक्रम आज 3 बजे अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड।